बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इमारत की दावत पर तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वक्फ़ एक्ट पर बेस्ड है। हम लोग आज ये बताना चाहते हैं कि वक्फ़ बिल जो कि एक बहुत ही ख़राब बिल है या था, और जब वो एक्ट बना तो उसके अंदर क्या तब्दीली हुई है उससे आप लोगों को उसको आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि जो बातें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आ रही हैं कि किसी ने कहा कि 5 पॉइंट था उनका, वो एक्सेप्ट हो गया इसलिए इस बिल को सपोर्ट किया, किसी ने कहा कि 7 पॉइंट उनका एक्सेप्ट हो गया इसलिए बिल को सपोर्ट किया। तो मुझे पता नहीं कि किसने क्या सपोर्ट किया था और क्या नहीं किया था। तो ये बेहतर समझा कि एक सिटीज़न की हैसियत से अगर वो तमाम चेंजेस जो आए हैं वो आपके सामने रख दिए जाएं, ताकि आप लोग इसको जो सिटीज़न्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें कि क्या तब्दीली आई है। इसलिए आपको तकलीफ़ दी है। आप लोग सबको ये दिया गया है जिसमें बिल है वो लिखा हुआ है, बिल के जिस सेक्शन से आया वो लिखा हुआ है, जो प्रपोज्ड बिल है वो इधर है, जो एक्ट बन गया वो इधर है, और जो मेजर चीज़ें उसको हाईलाइट भी कर दी गई हैं। तो ये 4 पेजेस पर है बैक एंड फोर्थ, एक्चुअली 6 पेजेस पर है बैक एंड फोर्थ जो इसमें तब्दीली हुई है, और जो आप लोगों के लिए प्रिंट आउट आप लोगों को दिया गया है। इसी में से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा ब्रीफली, और उसके बाद कुछ चीज़ों के रखने के बाद फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, और वो जो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे। तो इस पे जाने से पहले मैं ब्रीफली इस पे टच करना चाहता हूँ कि वक्फ़ बिल या वक्फ़ एक्ट क्या करेगा इन अ नटशेल। उसका क्या, जो हम लोग समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने हम लोगों को बताया है कि वो क्या करने वाला है। तो हम लोगों को 4 बातें समझ में आई हैं। वो समझ में आई है कि वक्फ़ एक्ट जो है वो तमाम वक्फ़ की जायदाद पर कब्ज़ा करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या मुख्तलिफ़ लोगों का कब्ज़ा उस पर होना है। वो जितने भी वाकिफ़ हैं, जो लोग जिन्होंने डोनेट किया है, उनसे उनकी जायदाद को डिस्पोजेस करेगा, यानी कि उनको महरूम करेगा उनकी जायदाद से। वक्फ़ करने की जो प्रक्रिया होती है, वक्फ़ करने का जो एक्ट है, जो एक रिलीजियस एक्ट है, इबादत है, उसको वो लिमिट करेगा, महदूद करेगा। और जो आर्टिकल 26B में जो डेफिनेशन है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वो उसमें जो डेफिनेशंस हैं वक्फ़ की, वो सब के सब चेंज करने के लिए आया है। तो ये हम लोगों के पर्सपेक्टिव से, यानी सिटीज़न्स के पर्सपेक्टिव से, एक इंतहाई ख़राब बिल है जो तमाम किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कर रहा है। अब इसको दूसरे तरीक़े से, ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग समझते हैं। अब जब ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आया था, पेज नंबर 15 है स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में यूजुअली ये लिखा होता है कि ये बिल क्या हासिल करेगा, इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और वो डिटेल में ये बताता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसमें जो है इन्होंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। मसलन मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि It has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of the State Waqf Board. अब वो कहते हैं कि effectively address करेगा issues relating to the powers of the State Waqf Board. तो issue क्या है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। अब वो कहते हैं effectively address issues relating to the registration of waqf properties. वो issues क्या है, इस पे ये साइलेंट है। फिर ये कहते हैं कि एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू द सर्वे ऑफ प्रॉपर्टीज़, वो इश्यूज़ क्या हैं, उस पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है। इसी तरीके से पेज नंबर 15 जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फैंटास्टिक स्टेटमेंट्स मिलेंगे, लेकिन सब्सटेंस नहीं मिलेगा। इट्स डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस। अब इसी डॉक्यूमेंट से 4-5 चीज़ें ये कहते हैं हम वक्फ बोर्ड को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को एम्पावर करना चाहते हैं, और शॉर्टकमिंग दूर करना चाहते हैं। ना वो बताते हैं कि एफिशिएंट कैसे होगा, ना वो बताते हैं कि इफेक्टिव कैसे होगा,
ना वो बताते हैं कि एम्पावर कैसे होगा, और ना ही वो बताते हैं कि कौन सी शॉर्ट कमिंग है जिसे दूर किया जाएगा। तो हम लोगों ने किया ये कि सुप्रीम कोर्ट के चंद लॉयर्स के साथ हम लोग बैठे और हम लोगों ने इसको स्टडी किया और हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऐसा होता है तो होता होगा, तो लेट्स क्रिएट अ फ़िल्टर बनाते हैं और हर एक अमेंडमेंट को जो आ रहा है उसको इस फ़िल्टर के सामने रख के देखते हैं कि क्या वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज जो अब तो सब करने का वक्त नहीं, क्योंकि वो एक्ट बन चुका है, तो सिर्फ जो चेंजेस लाए गए हैं बिल से एक्ट में, उसमें मैं चंद चीज़ें यही सवाल करने के बाद आपके सामने रखूँगा ताकि पता चल जाए कि क्या ये चीज़ वक्फ बोर्ड को एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, एम्पावर या उसकी शॉर्ट कमिंग को दूर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप सब लोग ये जानते हैं कि कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हो, तो कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 13(3)(a), आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50(a), आर्टिकल 300(a) का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग इन दो चीज़ों को, दो पैरामीटर्स पर जब चेक करते हैं तमाम अमेंडमेंट्स को, तो पता चलता है कि अक्सर अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर थर्ड फनल बनाया जाता है, और थर्ड फनल में भी देखते हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो चैरिटेबल डोनेशन है, जो इंसानियत की बेहतरी के लिए डोनेट किया जाता है, उसको ये एक्ट प्रोटेक्ट कर पा रहा है और उसको डेवलप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये तीन फंडामेंटल फ़िल्टर्स हैं जो बनाए गए थे, और हम लोगों ने ये पाया कि पूरा वक्फ एक्ट इन तीनों फंडामेंटल फ़िल्टर्स पे बुरी तरीके से फ़ेल करता है। ये प्रोलोग है। अब मैं जाता हूँ, ये आप लोगों के हाथ में दिया गया है, इसमें एक एक करके मैं जाऊँगा एंड मैं सीधे एक्ट से बात करूँगा, अपने मुंह से कुछ नहीं बात करूँगा। जो एक्ट है उस एक्ट वो आपके पास ये प्रिंट करके आपको दे दिया ताकि आपको आसानी हो देखने में। मैं इसमें हाईलाइटेड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये हाईलाइटेड है। मैं इस एक टॉपिक को लूँगा और उस टॉपिक पे आपसे बातचीत करूँगा, और ऐसे 5-6 टॉपिक पे बातचीत करूँगा और फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे होपफुली। सबसे पहली चीज़, इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। उस नए सेक्शन में ये बात कही गई है कि उस नए सेक्शन में ये बात कही गई है कि अगर किसी मुस्लिम ने, नोटिस कीजिए, अगर किसी मुस्लिम ने ट्रस्ट बनाया है या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या किसी और नाम से कोई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और चैरिटेबल एंडेवर, चाहे उसका नाम जो भी हो, अगर उसने वक्फ के अलावा कुछ किया है तो अब वो वक्फ नहीं हो सकता। बात भी सही लगती है। अगर आप कहेंगे तो वो चीज़ आपको पढ़ के सुना दूंगा, वो यहाँ लिखी हुई है आपके पेपर पे, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वक्फ जो है एक क्लियर इंटेंट के साथ बनाया जाता है, उसकी एक मंशा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वाकिफ जो डोनर है उसका इंटेंट क्या था इसको बनाने में। क्या करना चाहता, और अगर किसी ने ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट बनाया है, किसी ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो इसको, ये सेक्शन किस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐड करवाया ये समझने की ज़रूरत है। इस सेक्शन से क्या हो रहा है इसको समझिए। सिर्फ बिहार का मसला ले लेते हैं। बिहार में मदरसा बोर्ड के तहत तकरीबन 3900 मदरसे चलते हैं, तकरीबन 3900 मदरसे चलते हैं। वो 3900 मदरसे में तकरीबन तमाम मदरसा वक्फ की जायदाद पर है। बना, बहुत पहले बना, कुछ नया बना, कुछ पुराना बना, लेकिन बना, ठीक है ना, वक्फ की जायदाद पे। अब वक्फ की जायदाद पे वो मदरसा बन गया। थोड़े दिन के बाद मदरसा बोर्ड आया। मदरसा बोर्ड ने कहा कि भाई हमसे जुड़ जाओ, तो हम जो है वो सैलरी भी देंगे और सिलेबस भी देंगे और ये भी देंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा, सब में पढ़ाई होगी, हर जगह अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। 3900 मदरसे उनसे जुड़ गए। अब उसके बाद उस मदरसे की जो बिल्डिंग बनी है वो पब्लिक डोनेशन से बनी है। फिर मदरसा बोर्ड ने कहा अच्छा नहीं, ऐसा है कि तुम ट्रस्ट बनाओ। अब हर मदरसा ट्रस्ट है, और ये लाइन आ गई है, ये एक्ट आ गया है। इसमें कह रहा है अगर वो ट्रस्ट हो गया तो वो ट्रस्ट हो गया। अब वो ज़मीन और वो बिल्डिंग ट्रस्ट होगा या वक्फ होगा? वो 3900 मदरसा सिर्फ बिहार में
वो ट्रस्ट होगा या वो वक्फ होगा, ये अननोन है। लॉ ऐसे नहीं लिखा जाता, लॉ इतने वेग टर्म्स में नहीं लिखा जाता। ये वेग टर्म उस 3900 मदरसे को लिम्बो में डाल देता है। तुम्हारे साथ क्या होना पता नहीं, तुम्हारे साथ क्या होना पता नहीं। तो ये पूछना पड़ेगा कि ये किस पार्टी का प्रोविज़न था जो इसमें आया है। अब आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 3 में उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगाई थी कि आपको 5 साल तक अच्छा काम करना होगा अच्छा काम करने के लिए। अभी तक ये बात है दुनिया में, जो सबसे ख़राब लोग होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि अच्छा काम कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो। ये लगाया कि नहीं, 5 साल तक आपको अच्छा काम करते रहना होगा अच्छा काम करने के लिए, यानी कि आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना होगा वक्फ करने के लिए। अब इसमें ज़रा दो चार सवाल सिर्फ देख लेते हैं कि इससे क्या हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि सबसे पहली बात ये कि ज़मीन उस आदमी की है जिसको वक्फ करना है, वो प्रैक्टिसिंग हो या नॉन प्रैक्टिसिंग हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे कोई फ़र्क पड़ता है? तो ये प्रैक्टिसिंग क्यों लगाया गया, इसकी शर्त क्यों लगाई गई है? ठीक, अब लगा दी गई शर्त, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है ये बताइए। प्रैक्टिसिंग का कोई मतलब, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो दाढ़ी होगा तो मुसलमान होगा? पता नहीं। शर्ट पैंट पहनेगा तो मुसलमान होगा? पता नहीं। कुर्ता पजामा पहनेगा तो मुसलमान होगा? पता नहीं। एक वक्त की नमाज छोड़ देगा तो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? क़ज़ा पढ़ लेगा तो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? रोज़ा छोड़ देगा एक तो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? यानी वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट उसको प्रैक्टिसिंग मानेगी। उसके बाद अभी इस एक्ट में उन्होंने इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया और ख़राब बनाया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिसिंग से काम नहीं चलेगा, तुम्हें शोइंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग भी करना पड़ेगा। यानी आपको दिखना भी मुस्लिम चाहिए और आपको डेमोन्स्ट्रेट भी मुस्लिम, यानी कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आप मुस्लिम हैं। वो क्या चीज़ होगा ये बताया नहीं है कि हम क्या करेंगे कि हम मुस्लिम लगेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है इससे इफ़ेक्टिवली कोई भी आदमी अब वक्फ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुस्लिम 5 साल तक उसको लगना है, मुस्लिम 5 साल तक उसको लगना है और मुस्लिम 5 साल तक उसको खेलना है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकेगा तो अब वो वक्फ नहीं कर सकेगा, और उसकी सनद सर्टिफिकेशन कौन देगा पता नहीं। तो ये पूछना है कि ये प्रोविज़न किसने डलवाया है, किस पार्टी ने ये प्रोविज़न डलवाया है। उसी में एक और प्रोविज़न है, वो कहते हैं एंड दैट देयर इज़ नो कॉन्ट्रेवेंस इन्वॉल्व्ड। कॉन्ट्रेवेंस का मतलब होता है कि जब आप डेलिबरेटली कुछ स्कीम करते हैं ख़राब करने के लिए। कॉन्ट्रेवेंस का मतलब होता है जब आप डेलिबरेटली कुछ स्कीम करते हैं ख़राब करने के लिए। तो अब ये समझने की बात है कि कभी भी लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं लिखा जाता है कि आप प्रिज्यूम किए जाते हैं, ये सच माना जाता है कि आप गिल्टी हैं। इसमें यह सच माना गया है कि आप वक्फ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आप गलत कर रहे हैं। या तो आप ज़िंदगी में गलत कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आपके मरने के बाद उसमें कुछ गलत होना है। तो उसके लिए अब आपको वक्फ करने के बाद तैयार रहना होगा लॉ सूट के लिए कि आपने कुछ गलती की है, और कोई भी आदमी वो गलती आपको ला के बताएगा कि ये वाली बात है जिसकी वजह से आपका वक्फ नल एंड वॉइड है। तो ये एक चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, अब तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। तीसरे पॉइंट पर वो ये कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र जो है, पहले बात थी कि वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया, बिल में वक्फ बाय यूज़र हट गया था कम्प्लीटली, वो नहीं था। वक्फ बाय यूज़र के बारे में ये बात समझाई गई कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि वो लैंड जो गवर्नमेंट का था, जो मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया और उसमें कब्रिस्तान बना दी, और उसमें मस्जिद बना दी, और उसमें कुछ और चीज़ बना दिया, और इसलिए वो अब नहीं रहेगा और उसका कागज़ उनके पास नहीं है। तो भाई रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो पिछले 150 साल की ईजाद है। उससे पहले रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होती थी, उससे पहले डीड नहीं होता था। मैं मिसाल के लिए आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे 100 साल 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, चाहे वो उसमें से
उसमें से आप 80 to 90% कह लें, उसमें चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मठ हो, कोई भी चीज़ हो, किसी के पास डीड है नहीं, अकल की बात ही नहीं है, डीड नहीं हो सकती, क्योंकि लफ्ज़ DEED उस वक्त यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे 300 साल पहले, ठीक है ना, हम लोग के पास कागजात वैसे नहीं थे, तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो लाजमी तौर पर चोरी किया हुआ लैंड है? क्या हम लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम मठ, तमाम मस्जिद, तमाम गुरुद्वारा जो 200 साल पुराना है, जो 300 साल पुराना है, वो चोरी के लैंड पर बना हुआ है? ऐसा हरगिज़ नहीं कहते, कोई नहीं कहता, कोई अक्लमंद आदमी ये बात नहीं कह सकता, वो आदमी जो रैशनल है वो ये बात नहीं कह सकता। लेकिन वक्फ बाय यूज़र में ये अस्यूम कर लिया गया है कि हर वो चीज़, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि वक्फ बाय यूज़र वैलिड है, जहाँ पे अवशेष होगा, जहाँ पे उसकी निशानी होगी, वो चीज़ वक्फ माना जाएगा। लेकिन उन सब चीज़ को नेगेट करते हुए कहा गया कि वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद इसमें वो वक्फ बाय यूज़र को वापस लाए हैं दो ऐसी शर्त के साथ, जिससे कि वक्फ बाय यूज़र मीनिंगलेस हो जाता है कम्प्लीटली। उन्होंने कहा है कि अगर पार्शल प्रॉपर्टी पर भी, पार्शल 1 इंच प्रॉपर्टी पर भी डिस्प्यूट होगा तो वो वक्फ लैंड नहीं माना जाएगा, उसको वक्फ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप तो जानते हैं कि आजकल वक्फ को ख़त्म करने का कितना आसान तरीका, आप उंगली रख दीजिए, वक्फ ख़त्म हो गया। आप बस उंगली रखना है, वक्फ ख़त्म हो जाना है, तो कोई भी उंगली रख देगा, वक्फ ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें सबसे मज़ेदार बात है कि मियर डिस्प्यूट, मियर क्लेम वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर देगा। तो कोई आदमी ये कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, बस उसका कहना भर काफ़ी है अकॉर्डिंग टू जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। इतना वेग लिखा हुआ है, इसलिए इतनी वेग बात कर रहा हूँ कि मियरली वो ऐसा कह देगा और वो चीज़ वक्फ के प्रोटेक्शन से निकल जाएगी, वो नॉर्मल लैंड की तरह डील किया जाएगा उसको। दूसरा क्लॉज उसमें इन्होंने ये डाला है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर होगी तो वो वक्फ नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? वो जो ऑफिसर साहब बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हम सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट की खुद रिपोर्ट मौजूद है जो ये कहती है कि गवर्नमेंट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एनक्रोचर ऑफ वक्फ लैंड। गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये बताती है कि वो सबसे बड़ी वक्फ लैंड की एनक्रोचर है। सचर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये लैंड वक्फ का है, सॉरी ये लैंड गवर्नमेंट का है, तो अब वो वक्फ नहीं रह सकता। तो वक्फ बाय यूज़र लाया गया है, बट इट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तमाम प्रॉपर्टीज़ को डीक्लासीफाई हो जाना है। अच्छा, इन सब को करते हुए मैं आपको शुरू में जो 3 फ़िल्टर मैंने आपके सामने रखे थे उसको याद दिला देना चाहता हूँ। इस प्रोविज़न को ला करके वक्फ बोर्ड इफ़ेक्टिव कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एफिशिएंट कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एम्पावर कैसे हो रहा है, शॉर्ट कमिंग्स कौन सी दूर हो रही हैं, पता नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हर एक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है, उसमें आर्टिकल 14 का, इसमें इसी में देख लेते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन कैसे है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो क्या ये जो लाए, जिस तरह से उन्होंने लाया कि अगर कोई भी ऐसे जाके मियर क्लेम कर देगा तो क्या तमाम रिलीजियस एंडाउमेंट्स, चाहे वो पारसी रिलीजियस एंडाउमेंट हो, जैन रिलीजियस एंडाउमेंट हो, क्रिश्चियन रिलीजियस एंडाउमेंट हो, हिंदू टेम्पल बोर्ड हो, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटीज़ एक्ट हो, इन तमाम में ये क्लॉज डाला जाएगा? अगर नहीं डाला जाएगा तो ये मुसलमानों के साथ क्यों डाला गया? इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और तमाम जितनी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उस पर तमाम पे चीज़ लागू होता है। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 300 का वायलेशन है, हर यानी जितनी चीज़ मैंने कही है अभी वो वायलेशन है। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने वक्फ अलल औलाद में खूब चीख कर ये बताया कि औरतों को उनके राइट मिल गए और रिश्तेदार को उनके राइट मिल गए। आप सब लोग ये जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो इक्विटी पर बेस्ड है, इक्विटी पर बेस्ड है, यानी वो बिल्कुल अदल के साथ बात, यानी वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो जब अप्लाई होता है तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो दिया जाता है ताकि इक्वालिटी आए। इक्विटी बेस्ड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। ये बात भी है कि आप 1/3 से ज़्यादा चैरिटी कर ही नहीं सकते। आप अपनी वसीयत में, अपनी विल में
1/3 से ज़्यादा के बारे में लिख ही नहीं सकते। 2/3 अगर आप लिख भी देंगे तो भी नहीं काम चलेगा। 2/3 से ज़्यादा वो जाना ही जाना है आपके इनहेरिटर्स को। लेकिन 1/3 प्रॉपर्टी की कमाई किसने है? मैंने कमाई। बनाई किसने है? मैंने बनाई है। तो हक़ किसका है प्रॉपर्टी पर? मेरा हक़ है। लेकिन इस लॉ में ये कहते हैं कि आप वक्फ नहीं कर सकते अगर आप किसी का वो इनहेरिटेंस जो है वो वायलेट कर रहे हैं। अब हम इनहेरिटेंस वायलेट कैसे कर रहे हैं जब 2/3 हम दे रहे हैं? तो अब ये बात आई कि अच्छा भाई ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी आप नहीं लिख सकेंगे। यानी अभी अगर मैं चाहूँ, मैंने एक कट्ठा ज़मीन ख़रीदी और उस एक कट्ठे ज़मीन को मैं चाहूँ कि मैं उसको बेच करके सोसाइटी में जो सबसे ख़राब काम होता है वो करूँ, मसलन मैं उसको बेच करके जुआ खेलूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्ट के हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो सबसे बुरा काम है वो शराब का है। अगर मैं उस पूरी ज़मीन को बेच करके लोगों में शराब बांट दूँ तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इनहेरिटेंस लॉ वगैरह वगैरह कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई वुमेन का राइट वायलेट नहीं हो रहा। हम ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्फ कर दिया तो वो वायलेट हो जा रहा है, वो वायलेट हो जा रहा है। ठीक है ना। उसके साथ साथ इन्होंने ये लगा दिया, अब सिर्फ पहले उन्होंने लगाया था उसमें इनहेरिटेंस, वो जो वारिसीन हैं उनके राइट्स का वायलेशन, विमेन इनहेरिटर्स के राइट का वायलेशन। अब इसमें ये लगा दिया है कि कोई भी आदमी क्लेम कर सकता है। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। और एनी अदर राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ लॉफुल क्लेम्स। कोई भी। अब आपने अपनी ज़िंदगी में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में एक कट्ठा ज़मीन वक्फ़ की, उसके बाद आप 50 साल ज़िंदा रहे, आखिर उम्र में आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आपके पैसे ख़त्म हो गए, आप डेट में मरे, 1000 रुपये किसी का डेट था। अब वो वापस आएगा 50 साल पहले के वक्फ़ पर, बोलेगा नहीं इस आदमी का क्लेम था इसलिए अब वक्फ़ नल एंड वॉइड। बात समझ में आ रही है? इस किस्म के लॉज एक्ट बनाए गए हैं। अब ये पूछना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये वाला प्रोविज़न डलवाया था। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने एक बात, अच्छा कई चीज़ें, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन्होंने एक ये बात कही है कि कलेक्टर की बात छोड़ दी है इन्होंने, और कलेक्टर को छोड़ करके इन्होंने कहा कि एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर होगा, सीनियर भी नहीं, एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर होगा कलेक्टर की जगह पर, जो कि वक्फ़ की जायदाद को इवैल्यूएट करेगा, यानी कि वो बताएगा वक्फ़ है या नहीं है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, रीज़न की वजह से है ना, विदाउट रीज़न तो नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हमेशा जज रिजॉल्व करता है या ट्राइब्यूनल रिजॉल्व करती है। वहाँ पे आपने कहा कलेक्टर, और कलेक्टर पे हल्ला हुआ तो कहते हैं कोई भी डिजिग्नेटेड ऑफिसर, कोई भी अच्छा इसमें मैं समझ रहा था सीनियर, वो सीनियर भी नहीं है, लिखा हुआ है एनी डिजिग्नेटेड ऑफिसर, तो कोई भी लोअर ऑफिसर भी हो सकता है, सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी ऑफिसर। और वो असेस करेंगे प्रॉपर्टी को एज़ पर लॉ। पहले लिखा हुआ था एज़ पर जो उनको अच्छा लगे, एज़ पर लॉ। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ़ की प्रॉपर्टी होगी और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं रहे, तो कौन ऑफिसर उसको वक्फ़ की प्रॉपर्टी कहेगा? सो बता दीजिए। कोई एक ऑफिसर नहीं कहने वाला। तो वो बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद इसको सोच लीजिए कि इसमें कह रहे हैं कि इंक्वायरी एज़ पर लॉ, एज़ पर विच लॉ? वक्फ़ एक्ट के एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी है, वो है वेगनेस। हर लॉ जो है वो बहुत टाइट लिखा जाता है कि कोई इसको इंटरप्रेट गलत ढंग से नहीं कर सके। पूरा लॉ जो लिखा गया है वो एक्सट्रीमली वेग है। तो आप इसका ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं, आप इसका ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो हमेशा ख़राब भी समझा जाएगा और हमेशा अच्छा भी समझा जाएगा हमेशा। तो इसमें कौन सा लॉ वो इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी को असेस करने के लिए, ये डिफाइंड नहीं है। तो अब वो जो करेंगे वो जाने। पहले क्या था एक्ट में? क्या था एक्ट में? यह था कि वक्फ बोर्ड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सर्किल ऑफिसर से, इन तीनों से रिपोर्ट मांगता था। उसके बाद फिर रिपोर्ट जो है जब वो आती थी तब उसके बाद वो असेस करता था कि हाँ भाई ये सब ने रिपोर्ट दे दी कि ये लैंड वक्फ का है,
और पूछ कौन रहा है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर। 3 गवर्नमेंट ऑफिसर से रिपोर्ट मांगते थे कि भाई रिपोर्ट दो कि ये वक्फ लैंड है कि नहीं। जब वो रिपोर्ट आ जाती थी तब वो अपने रजिस्टर में कहते थे कि हाँ भाई ये वक्फ है। उसके बाद 1 साल तक वो चीज़ ओपन रहती थी कि कोई आदमी क्लेम कर सके कि वो वक्फ लैंड नहीं है। अगर वो क्लेम कर लेता तब वो ट्राइब्यूनल में जाता, ट्राइब्यूनल को डिसाइड करना था। ट्राइब्यूनल अगर कह देता कि वक्फ है और आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो रिव्यू पिटिशन लेके जाता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर डिसाइड कर देता कि वो वक्फ है, तब वो रिव्यू पिटिशन लेके जाता सुप्रीम कोर्ट। तब जाकर के कहीं फैसला होता कि वो वक्फ लैंड है। ये है असल वक्फ के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो 1995 के एक्ट में था। इस पूरे प्रोसेस को, जो इतना लंबा प्रोसेस है, किसी भी एक वक्फ प्रॉपर्टी को जो चैरिटेबल चीज़ है, जो इंसानियत के भले के लिए चीज़ है, उसको भला करने के लिए हर एक चीज़ को 25-50 साल चाहिए आइडेंटिफाई होने के लिए वक्फ लैंड है। उसको ख़त्म, यानी जो होना चाहिए था कि जब वो वक्फ हो गया तो फ़ौरन रजिस्टर हो जाए, तो फ़ौरन रजिस्टर होने का ये प्रोसेस था। अब उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो 1 साल का वाला प्रोसेस है उसको ख़त्म करके 2 साल कर दो, कि कोई भी आदमी अब 2 साल तक क्लेम कर सकेगा। अब वो 2 साल जो है, जब उन लोगों को लगा कि नहीं अच्छा ये भी ठीक नहीं है, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल थिंग है, इसको भी ख़राब होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कर लो कि इसके 2 साल के बाद 2 साल तक फिर ट्राइब्यूनल को इख्तियार दे दो कि अगर ट्राइब्यूनल चाहे तो फिर 2 साल के बाद तक अगर वो कह सके कि हाँ भाई इस अच्छी रीज़न की वजह से हम 2 साल के अंदर अप्लाई नहीं कर सके, तो वो 2 साल के अंदर फिर अप्लाई कर सकता है कि वो डिस्प्यूट कर सके कि ये वक्फ लैंड नहीं है। ठीक है ना, ये भी आ गया है। अब ये पूछना पड़ेगा कहाँ से आ गया। अब इन्होंने एक और बात इसमें कही है, वो ये बात कही है कि कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ नहीं होगा। कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर वो एसेट जो 100 साल से पुराना है, हर वो एसेट जो 100 साल से पुराना है, अगर उसे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना देती है तो उसके बाद वो वक्फ नहीं रह सकता। तो जितनी भी आपकी पुरानी दरगाहें हैं, जितने भी आपके मस्जिद हैं, जितनी भी आपकी जो भी चीज़ है जो 100 साल से पुरानी है, वो वक्फ नहीं रहेगा, एक भी वक्फ नहीं रहेगा। और जैसे जैसे वो 100 साल होता जाएगा वैसे वैसे वक्फ ख़त्म होता जाएगा। ये किसने डलवाया पता नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अनोखी बात कही है। आप सब लोगों को पता है कि इस मुल्क में सबसे पहला वक्फ तकरीबन 1450 साल पहले हुआ। इस मुल्क में सबसे पहला वक्फ तकरीबन 1450 साल पहले हुआ। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि हर वो एरिया जो 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ, और जो झारखंड रीजन है और जो जयपुर का रीजन है, उसमें जितने भी एरिया जो शेड्यूल्ड ट्राइब को डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, उसमें अगर कोई वक्फ होगा तो वक्फ नहीं रहेगा। अगर कोई वक्फ होगा तो वक्फ नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा हुआ है कि 1400 ईयर्स में इस पूरे एरिया में मुसलमानों ने और नॉन मुस्लिम्स में वक्फ नहीं किया है? अगर वो वक्फ रेस्टेड होगा तो भी नहीं। मैं पहले अपनी बात मुकम्मल करूँ फिर जवाब दूँगा। कुछ भी हो जाए वो नहीं होगा, ब्लैंकेटली ख़त्म। मैं अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। shall be declared or deemed notwithstanding anything contained in this act। कुछ भी नहीं, nothing, हर चीज़ ख़त्म। तो ये नई चीज़ इस एक्ट में है। अब एक आखिरी चीज़ कह लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से क्विक क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली दो बहुत मज़ेदार चीज़ है। बिल में ये बात थी कि 5% टैक्स लगता था वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर, 7% टैक्स लगता था। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, कम करना चाहिए, बहुत बर्डन है, 5% कर दो। उसके बाद जब एक्ट बना तो उन्होंने कहा कि नहीं 5% जो है वो तो 5% ही रहेगा, लेकिन ऐसा करो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आपको हैरत होगी कि कैसे इसको लिखा गया, किसने इसको लिखा, किसने इसको सोचा, किस पार्टी ने कहा कि लिखो। लिखते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 5% के बजाय वो 5 लाख% भी चाहे तो तय कर दे, कोई अपर लिमिट नहीं है टैक्स की।
जो आपने कलेक्ट किया है उस टैक्स की कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं 5 लाख और सेंट्रल गवर्नमेंट 5 करोड़ लगा दे तो भी आपको पे करना है, क्योंकि इसमें जो मैंने कहा ना कि पूरा बिल जो है वो वेग, पूरा एक्ट जो है वो एक्सट्रीमली वेग है। देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।